दोस्तों, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये बुक है, इसका नाम है द टाइगर वेंजेंस एंड सर्वाइवल। जॉन वेलेंट की बुक, विंटेज डिपार्चर्स विंटेज बुक्स, अ डिवीजन ऑफ रैंडम हाउस, न्यूयॉर्क। दोस्तों, ये बुक एक सच्ची घटना पर आधारित है और ऐसी घटना जिसको सुनकर आप शायद सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि टाइगर किस हद तक जाकर बदला ले सकता है। इस बुक के स्टार्टिंग में जो पहला चैप्टर है मार्कोव, जिनके बारे में इस कहानी की शुरुआत में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने बुक के स्टार्टिंग में क्या लिखा है वो सुनिए। देयर आर मैनी पीपल हु डोंट बिलीव दिस एक्चुअली हैपेंड। दे थिंक इट्स सम फैंटिज्म ऑफ माई इमेजिनेशन, बट इट वॉज रियल। देयर आर द फैक्ट्स। यूरी ट्रश। तो दोस्तों, यूरी ट्रश ने जो लिखा है कि लोग सोचते हैं कि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन ये एक सच्ची कहानी है, तथ्यों पर आधारित है। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, दिसंबर 5, 1997, यानी कि 5 दिसंबर 1997, शाम के वक्त अंधेरा हो चला था। तभी एक अर्जेंट मैसेज आया यूरी ट्रस के पास। लचगोर्स एक टाउन था, छोटा सा टाउन था। जिस इलाके में था उस इलाके का नाम था प्रीमोरिया। ये एक टेरिटरी है रशिया के फार ईस्ट में। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं कि जनरली साइबेरियन टाइगर आपने सुना है, ये कहानी भी साइबेरियन टाइगर के बारे में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइबेरियन टाइगर साइबेरिया में मिलता है। साइबेरिया दोस्तों बहुत बड़ा इलाका है और साइबेरियन टाइगर पूरे साइबेरिया में नहीं मिलता। एक इलाका है, उसको बोलते हैं टैगा। ये बुक का पार्ट नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। एक इलाका है टैगा। वो टैगा रशिया में भी है, नॉर्थ कोरिया में भी है, चाइना में भी है। वो इलाका है जहां पर साइबेरियन टाइगर मिलता है और वो इलाका रशिया का फार ईस्ट है, चाइना के काफी नजदीक है। तो यहां पर जिक्र आ रहा है कि रशिया के फार ईस्ट में था प्रीमोरिया। यूरी ट्रस को जो मैसेज मिला था वो थोड़ा परेशान करने वाला था। उसमें लिखा था कि जो साइबेरियन टाइगर का स्ट्रॉन्ग होल्ड है प्रीमोरिया वाला इलाका, वहां पर एक टाउन है सोबोलनी, और वहां पर साइबेरियन टाइगर ने एक आदमी को मार दिया है। और जहां पर यूरी ट्रस थे वहां से 60 माइल्स की दूरी पर थी वो जगह। यूरी ट्रस स्क्वाड लीडर थे टाइगर इंस्पेक्शन यूनिट के। इस तरह की टोटल 6 टाइगर इंस्पेक्शन यूनिट्स थी और इन यूनिट्स का काम था फॉरेस्ट के क्राइम्स के बारे में इंस्पेक्शन करना, उनकी रोकथाम करना, और स्पेशली वो क्राइम्स जो कि टाइगर से जुड़े हों। दोस्तों, जो टाइगर से जुड़े हुए क्राइम्स होते हैं उनमें केवल ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, उसके अलावा बहुत बड़ी थ्रेट जो कि साइबेरिया में है वो है पोचिंग। साइबेरियन टाइगर जो कि अंदाजे से करीब करीब 500 के आसपास होंगे वाइल्ड में, उन्हें बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि उन्हें मार के उनको स्मगल किया जाता है चाइना में, जहां पर उनके अंगों का व्यापार होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए। ये बात बुक में नहीं लिखी है, मैंने बताई। अब जैसे ही ये मैसेज मिला, यूरी ट्रस ने तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन सुबह यूरी ट्रस अपने स्क्वाड मेट्स यानी अपने साथियों के साथ, जिनमें से थे अलेक्जेंडर गोरबोरुकोव, शाशा लाजुरेंको और इनके साथ और भी साथी थे, सवार हो गए रशियन आर्मी के एक 20 साल पुराने ट्रक में। उस ट्रक का नाम था कुंग। इन्होंने जो कपड़े पहने थे पूरी तरह से इंसुलेटेड थे क्योंकि उन्हें काम करना था माइनस टेम्परेचर में, बर्फ में। इनके पास थे चाकू, पिस्टल्स और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स। इन इंस्पेक्टर्स को भी लोग टाइगर्स बोलते थे। ये देखने में गेम वार्डन्स यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नजर आते थे, कभी कभी कमांडो की तरह भी लगते थे। अब इनका जो ट्रक था, भले ही वो 20 साल पुराना था, लेकिन बड़ा ही शानदार ट्रक था। उसमें एक विंच लगा था। दोस्तों, विंच वो होता है जो ऑफ रोडिंग गाड़ियों में आगे लगा होता है, लोहे का लंबा सा वायर होता है, मोटर पावर्ड। अगर गाड़ी कहीं फंस जाए तो उस लंबे वायर को खींच के किसी पेड़ के तने में या खंभे में बांध दिया जाता है। मोटर चला के गाड़ी खुद ही अपने आप निकल आती है। ये विंच किसी भी गाड़ी में फिट किया जा सकता है, जिप्सी, एसयूवी या बड़ी गाड़ी में। ये गैसोलिन पावर्ड था, गैसोलिन यानी पेट्रोल। 4 व्हील ड्राइव था,
चौड़े ऑल टेरेन टायर लगे थे। राइफल लगाने की जगह थी, साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए जगह जगह ब्रैकेट्स लगे थे। एक तरह से चलता फिरता बंकर था। खाने का इतना सामान था कि 4 आदमी एक हफ्ते तक आराम से खाना खा सकते थे। इसमें एक लकड़ी से जलने वाला चूल्हा भी लगा था कि अगर गाड़ी कहीं फंस जाए, बर्फबारी हो जाए, तो भी इन लोगों को खाना बनाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। अब एक पुलिस चेक पोस्ट इन लोगों ने क्रॉस की, जहां पर जरूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए और ये आगे बढ़ चले। आगे बढ़कर इन्होंने ले ली एक डर्ट रोड, यानी मिट्टी वाली रोड, ऑफ रोडिंग। अब ये पूर्व दिशा की तरफ बढ़ चले, जहां पर थी बीकिन रिवर। अब ये उत्तर प्रीमोरिया में बहने वाली एक बड़ी नदी थी। अब जो टेम्परेचर था माइनस में था, यानी कि बर्फ जमने के तापमान से नीचे। बहुत ज्यादा ठंड थी, बहुत ज्यादा बर्फ थी और उसकी वजह से इनका ट्रक बहुत धीमे चल पा रहा था। अब ये जितनी टीम थी, ये सारे पुराने सोल्जर्स थे। इन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था इस तरह की सिचुएशन का। तो ये आराम से मीटिंग कर रहे थे, ट्रक के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि अब इनके सामने क्या आने वाला है और करना क्या है। और एक तरह से कहा जाए कि इनके पास जितना भी एक्सपीरियंस था वो उनके काम नहीं आने वाला था, क्योंकि जिस बात का ये सामना करने वाले थे, उन्होंने ना तो कभी एक्सपीरियंस किया था, ना ही कभी सोचा था। प्रीमोरिया जो टेरिटरी थी, करीब करीब वॉशिंगटन स्टेट के बराबर के साइज की थी। यहां पर बहुत ही घने जंगल थे और बहुत सारे पहाड़ भी थे। यहां पर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी, माइनिंग थी, शिकार भी लोग करते थे, भ्रष्ट अधिकारी थे, लोगों को दिहाड़ी यानी डेली वेजेस बहुत कम मिलता था, बहुत सारी कालाबाजारी थी और यहां पर थे टाइगर भी। अब जो रशिया में पेरेस्ट्रोइका हुआ था, दोस्तों पेरेस्ट्रोइका एक आंदोलन था, मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम पर हुआ था। उसके बारे में आप गूगल कर लेना, क्योंकि हमारा यहां पर टारगेट तो ये स्टोरी है। तो वो जो आंदोलन हुआ था, उसके जो निगेटिव इफेक्ट हुए थे, उसका असर टाइगर पर बहुत ज्यादा पड़ा था। टाइगर यानी साइबेरियन टाइगर। और उन निगेटिव इंपैक्ट में एक इंपैक्ट ये था कि रशिया चाइना के बॉर्डर्स खोल दिए गए थे और चाइना वो जगह थी जहां पर बहुत ज्यादा डिमांड है टाइगर के अंगों की, उसकी खाल की। अब रशिया की इकोनॉमी गिर रही थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही थी। ये 1990 के दशक के बारे में है। अब बिजनेसमैन, शिकारी और प्रोफेशनल अवैध शिकारी इस स्थिति का फायदा उठाने लगे। उनकी निगाह पड़ चुकी थी टाइगर पर, जिसके व्यापार में पैसा ही पैसा था। टाइगर का ब्लड, उसके मूंछों के बाल, उसकी हड्डियां, उसके दांत, उसकी खाल, उसके शरीर के अंग, लिवर, हार्ट, इन सब की बहुत ज्यादा डिमांड है चाइना के मेडिसिन के व्यापार में। कुछ लोगों का मानना है कि टाइगर के विस्कर्स यानी कि मूंछों के बाल उन्हें बुलेट प्रूफ बना देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टाइगर की हड्डियां उनके शरीर के सारे दर्द दूर कर देती है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि टाइगर का पेनिस उन्हें पावरफुल बना देता है। जापान से लेके मॉस्को, चाइना, हर जगह डिमांड थी टाइगर के अंगों की। टाइगर के स्किन के लिए हजारों डॉलर्स का पेमेंट एक झटके में हो जाता था। केवल 1992 से लेके 1994 यानी 1992 से लेके 1994 के बीच में करीब 100 साइबेरियन टाइगर्स मार दिए गए। ये थे 1/4 टोटल टाइगर पॉपुलेशन का हिस्सा। ज्यादातर पहुंच गए मरने के बाद चाइना। अब जब इंटरनेशनल प्रेशर आया तो गवर्नमेंट ने टाइगर इंस्पेक्शन यूनिट्स का गठन किया। उसी इंस्पेक्शन यूनिट के बारे में अभी बात चल रही है। इन टीम्स के पास, इन यूनिट्स के पास पुलिस के पावर्स भी थे, हथियार भी थे, ट्रेन लोग इन टीम्स में अपॉइंट किए गए। इनका काम था शिकारियों पर हमला करना, उनका मुकाबला करना और टाइगर्स का बचाव करना और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना। अब इनका मुकाबला होता था अवैध ड्रग्स के माफिया से भी, क्योंकि वो भी ऑपरेट करते थे वहीं पर। कई लोग ड्रग्स और पोचिंग दोनों करते थे और टाइगर का व्यापार भी ड्रग्स की तरह से ही था, क्योंकि लेन देन
ग्राम्स में ही होता था। टाइगर की हड्डियां, दांत ग्राम्स में वैसे ही तोले जाते थे जैसे सोना और ड्रग्स। लेकिन यहां पर एक फर्क था। टाइगर, जिसका कि वजन 250 से 350 किलो होता है, क्योंकि वो मारता है बड़े जानवर, हालांकि मारता है इंसान भी। लेकिन जो लोग टाइगर का शिकार करते हैं उन्हें पूरे टाइगर से कुछ लेना देना नहीं होता है। उन्हें उसके अलग अलग अंग चाहिए होते हैं, स्किन चाहिए होती है। हालांकि टाइगर अपने बचाव करने वालों को पहचान नहीं पाता। उसे सारे अपने लिए खतरा नजर आते हैं। और टाइगर बहुत ही खतरनाक शिकारी है, बहुत ही खतरनाक मेमोरी रखता है। और जब वो मेमोरी रखता है तो लेता है बदला, यानी प्रतिशोध। अब यूरी ट्रस्ट को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनकी टेरिटरी थी बिकिन रिवर के पास में। सर्दियों में तो आप बिकिन रिवर के ऊपर से ट्रक लेके जा सकते हो, क्योंकि नदी पूरी तरह से जमी होती है। लेकिन जब सर्दियां नहीं होती तब ट्रक ले जाना बहुत मुश्किल है। अब जो आसपास के निवासी हैं उनके लिए कानून सरकार का नहीं चलता, इस बिकिन रिवर का कानून चलता है। ज्यादातर लोग शिकार में लिप्त हैं और कारण एक ही है, पैसा। 1997 यानी कि 1997 में इंस्पेक्शन टाइगर यूनिट को केवल 3 साल हुए थे। अब जिस तरह की रशियन इकोनॉमी थी, इस टीम के जो मेंबर थे वो भाग्यशाली थे। कम से कम उनके पास नौकरी तो थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें सैलरी रूबल्स में नहीं डॉलर्स में मिलती थी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रेशर के बाद इस ग्रुप का गठन हुआ था और पेमेंट भी बाहर से आती थी। उन्हें मिलते थे $400, और यह अच्छी खासी पेमेंट थी रशिया में नौकरी करने के लिए। लेकिन काम के बदले दाम भी चाहिए था, और उस दाम में इनकी जान भी जा सकती थी। कभी कभी ये हंटर्स के डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे होते थे, कभी संदिग्ध गाड़ियां चेक कर रहे होते थे जो चाइना बॉर्डर की तरफ जा रही होती थी। कभी कभी ये स्टिंग ऑपरेशंस भी करते थे। इनका जिनसे भी पाला पड़ता था वो सभी हथियार बंद लोग होते थे। इस तरह के लोग उन पर हमला भी कर देते थे। ज्यादातर हमले रिमोट एरिया में होते थे, जहां पर मदद का मिलना बड़ा मुश्किल होता था। अब पेरेस्ट्रोइका के बाद रशिया में हर चीज बिकाऊ हो गई। आर्मी का असलहा बारूद भी गायब होने लगा। अब जब ये लोग जगह जगह तलाशी लेते थे तो उन्हें कार्बाइंस, ऑटोमेटिक राइफल्स, हथगोले, बारूद मिलता था। कभी कभी आर्मर्ड व्हीकल मिलते थे। यूरी ट्रस्ट को लगता था इतनी बड़ी बड़ी गन्स जंगल में किस काम की, लेकिन गोला बारूद किस काम में इस्तेमाल आता था यह बात पता थी यूरी ट्रस्ट को। पोचर्स नदी के अंदर ब्लास्ट कर देते थे, उससे बड़े पैमाने पर मछलियां मर जाती थी और वो मछलियां समेट लेते थे। भालुओं को उनकी गुफा के बाहर बारूद से उड़ा दिया जाता था, क्योंकि हत्यारों को, शिकारियों को बड़े साइज के भालू से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें चाहिए था भालू का लिवर, उसका हार्ट, उसके तलवे, क्योंकि भालू की स्किन की उतनी वैल्यू नहीं थी। टाइगर की स्किन की वैल्यू तो है। वैल्यू है भालू के गॉल ब्लैडर की, जिसका इस्तेमाल होता है मेडिसिन में, उसके हाथ के तलवों की, जिसका कि लोग सूप बना के पीते हैं। तो 1990 के दशक में आदमी और जानवर की जीवन की कीमत बहुत कम थी। सरकार के हर लेवल पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। और यूरी ट्रस्ट ने जो छापे मारे थे उसमें बड़े रैंक के पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, पार्लियामेंट मेंबर्स भी इन्वॉल्व थे। इस तरह के लोगों से दुश्मनी कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन यूरी ट्रस्ट भी फौलाद के जिगर वाला आदमी था। वो जानता था कि ऐसे लोगों से कैसे मुकाबला करना है। यूरी ट्रस्ट 6 फुट 2 इंच का इंसान था, चौड़ी छाती थी, लंबे हाथ पैर थे। उसकी आंखें कुछ कुछ टाइगर की आंखों के जैसी थी। यूरी ट्रस्ट एक एथलीट की तरह से था और एक कमांडिंग प्रेजेंस रखता था, यानी कि था दबंग। जबरदस्त बुलंद आवाज थी और उसके अंदर एक प्रतिभा थी। कितना भी दबाव हो वो शांत रहता था। यूरी ट्रस्ट बहुत ही स्ट्रांग था। कजाकिस्तान युद्ध के दौरान यह बात उसने साबित की थी। 1970 में यूरी ट्रस्ट को अवार्ड भी मिला था। अवार्ड था सोवियत रैंक मास्टर का। यह एक डिस्टिंक्शन लेवल का अवार्ड था और वो किसी भी
एथलेटिक कंपटीशन में भाग लेने के लिए क्वालिफाई करता था, एलिजिबल था। और यूरी ट्रस्ट का कहना है कि वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ को रिप्रेजेंट करता था, उसके सम्मान की रक्षा करता था। अपने 40s में जब यूरी ट्रस्ट ने टाइगर इंस्पेक्शन यूनिट को ज्वाइन किया तो उसने एक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन भी जीता था। वो कैटल बेल्स का खिलाड़ी था। ट्रस्ट ने सबसे पहले शूट करना यानी कि गोली चलाना अपने पिता से सीखा और बाद में सीखा आर्मी में। यूरी ट्रस्ट को आता था कराटे, आइकिडो और नाइफ हैंडलिंग। तो कुल मिला के जो कद काठी और जो पर्सनालिटी थी यूरी ट्रस्ट की, अगर फिजिकल मुकाबला हो जाए तो यूरी ट्रस्ट से पार पाना मुश्किल था। उसे मिलिट्री पुलिस में हैंड टू हैंड फाइट की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता था। इन सब बातों को देखा जाए तो यूरी ट्रस्ट एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन जहां पर वो मुकाबला करने जा रहा था वहां पर हाथों की शक्ति कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। अब हम वहां पर आ जाएं जहां पर यूरी ट्रस्ट और उसके साथी अपने ट्रक कुंग में बैठ के जंगल के अंदर जाते जा रहे थे। जितना ज्यादा वो जंगल के अंदर घुस रहे थे, रास्ता उतना ही खतरनाक और मुश्किल होता जा रहा था। अभी आगे पहुंचे तो एक बर्फ भरा गांव आ गया, यासे नोवी। ये कुछ वैसा ही था और यहाँ के लोग, उनका पहनावा, बोलचाल वैसा ही था जैसा कि था सोबोलनी में। यहां से उन्होंने एक यंग डिप्टी शेरिफ बुश को उठाया। हालांकि बुश का इस अभियान में शामिल होना फॉर्मल था, कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं था बुश का, क्योंकि बुश एक पुलिस वाला था और टाइगर के अटैक से पुलिस वाले का क्या लेना देना। बस इसलिए साथ ले लिया कि अगर वहां पर कोई लाश होगी तो एक विटनेस चाहिए और पुलिस वाला विटनेस हो तो अच्छा है। अब दोपहर हो चुकी थी जब ये लोग पहुंचे सोबोलनी। यहां पर लकड़ी के बने हुए मकान थे जिन पर पेंट नहीं किया गया था। तो अगर एक निगाह में आप देखें तो लगेगा कि यह वीरान गांव है और यहां पर कोई रहता नहीं है। अब ट्रक को चला रहे थे गोरबोरुकोव। यहां से घने जंगल में एक ऐसे रास्ते में ट्रक उतार दिया गया जहां केवल एक गाड़ी जाने का रास्ता था। कई इंच बर्फ यहां पर पड़ चुकी थी। ट्रक उसमें से जा रहा था, टायर के निशान पड़ रहे थे और यूवी ट्रस्ट की निगाहें थी और दूसरे निशानों पर भी। अब ये किसी भी पेवर्स वाली रोड से करीब 50 मील की दूरी पर थे, तभी इन्होंने एक हाईवे को क्रॉस किया। ये हाईवे पुराना हाईवे था जो बनाया गया था सोवियत टाइम में। जब बनाया गया था तो ट्रकों के गुजरने के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत ही बुरी हालत थी और करीब करीब उसी हालत में था जिस तरह से गांव की सड़कें होती है। इस हाईवे में चलने पर चाइनीज अटैक होने की पूरी संभावना थी, इसलिए यह हाईवे कभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसलिए हाईवे था लेकिन यह कहीं जाता नहीं था। इस हाईवे के बनने का अगर किसी को फायदा हुआ था, स्मगलर्स को, अवैध शिकारियों यानी पोचर्स को। यही वो लोग थे जो इस इलाके में गाड़ी अफोर्ड करने की ताकत रखते थे। लेकिन इस रास्ते को कोई और भी था जो इस्तेमाल करता था और वो था साइबेरियन टाइगर। अब इन बर्फ भरे रास्तों की एक बात है, यहां जो पहले चलता है उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत करता है लेकिन पीछे चलने वालों के लिए रास्ता बना देता है। सर्दियों के मौसम में खाना, एनर्जी बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर ऐसा बना बनाया रास्ता मिल जाए तो उसे धन्यवाद तो बोलना ही होता है। इसलिए अगर कोई भी रास्ता ऐसा बना हुआ मिला तो जो भी पीछे से आ रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसी रास्ते को इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि आपको अचानक से मुठभेड़ हो सकती है एक स्मगलर से, पोचर से और या फिर साइबेरियन टाइगर से। और इस जर्नी के आखिरी 3 मील ऐसे थे कि अच्छे से अच्छा ड्राइवर मुंह से गालियां ही निकालता था। अब एक प्राइवेट कैंप के 2 मील के पहले गोरबोरुकोव ने एक टर्न लिया उत्तर दिशा की तरफ और ट्रक को खड़ा कर दिया जहां पर नजर आ रहा था एक कैबिन। और यह कैबिन था
उस व्यक्ति का जिसके बारे में ये कहानी है। उसका नाम था व्लादिमीर मार्कोव। व्लादिमीर मार्कोव निवासी था सोबोल्नी का। व्लादिमीर मार्कोव को जाना जाता था मधुमक्खी पालने के लिए। मार्कोव का जो कैबिन था बहुत ही अच्छी जगह में, सुनसान इलाके में और घने जंगल के पास में था। और लगता है यूरी ट्रस्ट ने भी इसकी अपील, जो जंगल वाली अपील थी, वो महसूस कर ली थी। लेकिन अब देर हो चली थी। दोपहर के 3 बज चुके थे। अंधेरा होने वाला था। मुसीबत का पहला संकेत था कौवे। कैरियन क्रोज उसी तरीके से टाइगर को फॉलो करते हैं जिस तरह से सीगल फॉलो करते हैं फिशिंग बोट को। इस तरीके से उनकी एनर्जी बर्बाद नहीं होती। उन्हें मालूम है जा रहा है तो शिकार तो करेगा ही। अब जब ट्रस्ट और उनके आदमी कुंग यानी उस ट्रक से नीचे उतरे तो उन्होंने कौओं के चीखने पुकारने की आवाज सुनी। और जिस तरह से काले कौवे बार बार पेड़ पर जा रहे थे, नीचे जा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उससे अगर ट्रस्ट को नहीं मालूम होता कि यहां पर एक एक्सीडेंट हुआ है, एक व्यक्ति मारा गया है, तो भी मालूम चल जाता कि कोई बड़ी चीज है जो मरी पड़ी है और ये कौवे उसे गार्ड कर रहे हैं। मार्कोव के कैबिन के बाहर एक बड़ा ट्रक खड़ा था। वो मधुमक्खी पालन में मार्कोव के पार्टनर डेनिला जेत्सेव का था। वो एक उद्योगपति था, 40 साल के आसपास था। जेत्सेव एक बहुत ही कुशल मैकेनिक भी था और उसके पास भी था एक ट्रक जो कि रशियन मिलिट्री से बाहर हुआ था। और वो गिने चुने ट्रक्स में था जो कि सोबोल्नी में थे। जेत्सेव अक्सर शिकार पर जाता था मार्कोव के साथ। अब उसे देख के मालूम चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं है। अब उस कैबिन के बाहर बर्फ पर पड़े हुए निशानों को देख के मालूम चल रहा था कि यहां पर बहुत ज्यादा हलचल हुई है। बहुत सारी स्पीशीज के यहां से वहां जाने, दौड़ने, भागने के निशान थे। अब यूरी ट्रस्ट ने एक जासूस की तरह से वहां तहकीकात करनी शुरू की और मालूम चला कि ये कुछ निशान हैं किसी शुरुआत के और किसी अंत के। कैबिन से नीचे की तरफ 2 निशानों ने यूवी ट्रस्ट का ध्यान खींचा। एक निशान थे उत्तर दिशा की तरफ चल के जाने के और दूसरे निशान थे दक्षिण दिशा से कैबिन की तरफ आने के। और वो दोनों निशान एक ही जगह पे मिले थे। ऐसा लग रहा था जानबूझकर मिले थे। अब जो दक्षिण दिशा के निशान थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो निशान थे टाइगर के और उनके कदमों का गैप बहुत ज्यादा था, 10 फीट से ज्यादा। यानी कि टाइगर चला नहीं था, दौड़ा था। और दौड़ा भी क्या था, छलांगे मारी थी। और जिस जगह पर उनकी मुलाकात हुई वहां से जो उत्तर दिशा वाले निशान थे वो गायब हो गए थे। यानी कि जिस इंसान या व्यक्ति या क्रीचर के वो निशान थे वो उस जगह से गायब हो गया था। और यहां से वो टाइगर के निशान पश्चिम दिशा की तरफ चले गए थे और यहां से वो छलांगे मारने का सिलसिला खत्म हो गया था। अब वो टाइगर दौड़ नहीं रहा था, चलकर जा रहा था और उस दिशा की तरफ जा रहा था जहां पर अभी कौवे शोर मचा रहे हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।